साल 1928, जगह उस वक्त का त्रावणकोर, आज का केरल। राज्य में एक बड़ी बहस चल रही थी। बहस इस बात पर कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए या नहीं। कई धड़े बटे हुए थे, सबकी अपनी अपनी दलीलें थी। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए त्रिवेंद्रम में एक सभा बुलाई गई। जाने माने विद्वान चर्चा में शरीक हुए। इन्हीं में से एक थे टी.के. वेल्लू पिल्लई। पिल्लई भाषण दे रहे थे और अपने भाषण में तर्क दे रहे थे कि शादीशुदा महिलाओं को सरकारी नौकरी में नहीं आना चाहिए। एक 24 साल की लड़की भी सभा में मौजूद थी, कानून की जानकार, महिलाओं के हक को लेकर सजग। उससे ये सब सुना नहीं गया और वो मंच पर चढ़ी और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में बोलने लगी। उसकी एक के बाद एक दलीलें और तर्क इतने तथ्यात्मक थे जैसे बहस किसी चर्चा के लिए बुलाई गई सभा में नहीं बल्कि कोर्ट रूम में चल रही हो। ये लड़की आगे चल के देश की पहली महिला हाईकोर्ट जज बनी, जिसका नाम अन्ना चांडी था। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज 20 जुलाई है और आज की तारीख अन्ना चांडी से जुड़ी है, जिनका पूरा जीवन महिला अधिकारों के लिए किए गए सतत संघर्ष की कहानी है। शुरुआत से पहले एक काम की जानकारी। अन्ना जैसी साहसी महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो एक किताब के बारे में आपको जानना चाहिए। किताब का नाम है लीन इन, विमेन वर्क एंड द विल टू लीड, जिसे लेकर आए हैं कुकू एफएम। इस किताब के जरिए आप जानेंगे एक सवाल का जवाब कि हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां टॉप रैंक्स लाती हैं, लेकिन फिर भी टॉप पोजीशंस और कॉर्पोरेट लीडरशिप में वो डोमिनेट क्यों नहीं कर पाती। साथ ही कुकू एफएम का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को 50% की छूट भी मिल जाएगी। इसके लिए आपको डालना होगा एक कोड LT50। लौटते हैं किस्से पर। अन्ना चांडी की पैदाइश 4 मई 1905 को त्रावणकोर के त्रिवेंद्रम की है, तिरुवनंतपुरम। सीरियन ईसाई परिवार में जन्म हुआ था। हालांकि अन्ना खुद एक डिवोटेड क्रिश्चियन रही, लेकिन उनकी ऑटोबायोग्राफी से यह भी साफ होता है कि दूसरे मतों के बारे में भी उनकी सोच सहज थी। 20वीं सदी के शुरुआत के दौर में भी केरल बाकी राज्यों की तुलना में कुछ प्रगतिशील माना जाता था। यहाँ महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के अवसर मौजूद थे, लेकिन अन्ना ने जब त्रिवेंद्रम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया तो उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कॉलेज में उनका मजाक उड़ाया जाता, कोई महिला लॉ की पढ़ाई करे। ये उनके कॉलेज के ही पुरुष साथियों के लिए सुपाच्य नहीं था। वो उनका दिमाग उस तरह से काम नहीं करता था कि इतनी बड़ी डिग्री कोई महिला ले पाए। हालांकि अन्ना इरादों की पक्की थी और पढ़ने में तेज भी थी। साल 1926 में अन्ना ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। त्रावणकोर में पहली बार था जब किसी महिला ने कानून की डिग्री हासिल की। साल था 1929। अन्ना ने बतौर बैरिस्टर शुरुआत की। कानून की जानकारी, दलीलें, याददाश्त, केसेस के रेफरेंसेस पर बहस करने की काबिलियत, ये सब दुरुस्त हो तो वकील पक्का माना जाता है। प्रैक्टिस करते हुए कुछ साल बीते, अन्ना भी क्रिमिनल केसेस की बढ़िया वकील माने जाने लगी। इसके बाद साल 1937 में केरल के दीवान थे सर CP रामास्वामी अय्यर। उन्होंने चांडी को मुंसिफ नियुक्त कर दिया। तमाम मुश्किल और बड़े केसेस में मिली जीत प्रोफाइल में जुड़ी तो साल 1948 में अन्ना चांडी प्रमोट होकर जिला जज बन गई और इसके बाद 9 फरवरी 1959 को उनके नाम के आगे हाई कोर्ट के जज की पदवी भी शामिल हो गई। 5 अप्रैल 1967 तक केरल हाई कोर्ट में उन्होंने इस पद पर काम किया। रिटायर होने के 3 महीने बाद साल 1967 में ही उनके पति PS चांडी का निधन हो गया। अपनी आत्मकथा में वो लिखती हैं, 40 साल से ज़्यादा के सौभाग्यशाली शादीशुदा जीवन के बाद मिस्टर चांडी ने 6 जुलाई 1967 को मुझे छोड़ दिया। इस स्थायी अलगाव के भयानक दर्द के बाद मैंने उनकी सालों की इच्छा पूरी करने की तैयारी शुरू की। कई रुकावटों के चलते ये काम अब तक रुका हुआ था। दरअसल चांडी आत्मकथा लिखें ये उनके पति की सालों की ख्वाहिश थी। अन्ना के मुताबिक वो हाईकोर्ट की जज बने, ये भी उनके पति की इच्छा थी। किसी बड़े इरादे के साथ आगे बढ़ते वक्त जब कभी मन ठिठकता है तब एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। अन्ना के लिए वो कैटलिस्ट उनके पति थे। अन्ना लिखती हैं, मैं हाईकोर्ट की जज बनूं, ये मेरे बिलवड, मेरे आत्मनाथन, रूलर ऑफ माई हार्ट, वो कहती हैं, उनका बड़ा पुराना सपना था। असल में मेरे पास एक बायोग्राफी है, उसकी वजह वही है। जिस दिन उनका सपना पूरा हुआ उसी दिन से वो मुझसे मेरी कहानी लिखने को कहा करते, लेकिन मैं इससे बचने के लिए काम के दबाव, शरीर की कमज़ोरी जैसे बहाने बना दिया करती। जब उनकी ज़िद और बढ़ गई तो मैंने उनसे कहा कि असल में मेरे बजाय उन्हें मेरी कहानी लिखनी चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो खुद एक ब्लेस्ड राइटर भी हैं। अगर उन्होंने इसे लिखा होता तो ये और आकर्षक होती। अन्ना अपनी बायोग्राफी के बारे में लिखती हैं, आत्मकथा लिखने का काम उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा जितनी मेरी कल्पना थी।
मुझे ये भी डर था कि अगर ये अधूरी रह गई तो मेरे लिखने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैंने मलयाला मनोरमा में जून से सितंबर 1971 तक इसका एक हिस्सा प्रकाशित भी किया। ये मेरे आत्मनाथन का मेरे ऊपर कभी ना भुलाया जा सकने वाला कर्ज था। मेरे दोस्त और रिश्तेदार जिन्होंने मेरे आर्टिकल्स की वो सीरीज़ पढ़ी, उन्होंने मुझे बधाई दी। चूंकि इसका टाइटल जो मैंने दिया था उससे बदलकर अन्ना चांडी की आत्मकथा कर दिया गया था, इसलिए लोगों ने सवाल किए, पूछा कि इसमें केवल एक वकील और एक जज के बतौर आपके काम शामिल हैं। आपके बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, शिक्षा, पारिवारिक जीवन और सबसे बढ़कर दूसरे संप्रदाय में आपका कन्वर्जन, ईसाई हो गई थी, इस सब के बारे में क्या? ये किस तरह की आत्मकथा हुई? मुझ पर बार बार दबाव बनाया गया। मैं इसे मलयाला मनोरमा में एक स्पष्ट लेख लिखकर ठीक कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। ये निश्चित रूप से मेरी गलती थी, लेकिन इसकी भरपाई के लिए ही मैंने थोड़ी दिक्कतों के साथ इस आत्मकथा को जल्दी पूरा कर दिया। ये बहुत सोच विचार के साथ नहीं लिखी गई। मैंने कभी डायरी या संस्मरण नहीं रखे। मुझे जो भी याद आ जा रहा है उसे बिना किसी क्रम और भाषा के ज्ञान के बहुत सामान्य शैली में मैं लिखती जा रही हूँ। मुझे किताबी भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। साहित्यिक लेखन की ये मेरी पहली कोशिश है, इसलिए मैं पाठकों से विनती करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की कहानी के नरेशन में जो भी कमियाँ हों उन्हें माफ़ करें। अन्ना स्वीकारती हैं कि उन्हें लेखन की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने बस अपने पति के लिए अगाध प्रेम के चलते उनकी इच्छा पूरी की। अन्ना जब रिटायर हुई तो लॉ कमीशन में नियुक्त हुई, लेकिन इसके पहले अन्ना सियासी आजमाइश भी कर चुकी थी। साल 1971 में उन्होंने त्रावणकोर की श्री मूलम पॉपुलर असेंबली के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन यह रास्ता भी महिलाओं के लिए आसान नहीं था। अन्ना चुनाव लड़ने उतरी तो उन पर बेहद अपमानजनक आरोप लगाए गए। पोस्टर, न्यूज़पेपर छापे गए जिनमें लिखा था कि अन्ना के राज्य के दीवान के साथ निजी संबंध है। अफवाह फैली और अन्ना ये चुनाव हार भी गई। साल 1930 में अन्ना ने श्रीमती नाम से मलयालम में एक पत्रिका का संपादन शुरू किया था। अन्ना चुनाव में हार के बाद चुप नहीं बैठी। उन्होंने श्रीमती में अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में एडिटोरियल लिखकर विरोध भी जताया। 1932 में वो फिर चुनाव लड़ी और इस बार जीती। विधानसभा सदस्य रहते हुए अन्ना महिलाओं के मुद्दों के अलावा बजट की बहसों में भी शरीक रहा करती। अन्ना कहती थी अपने शरीर पर महिलाओं का हक है। अन्ना को हम एक रियल फेमिनिस्ट कह सकते हैं। उन्होंने महिलाओं के हक की लड़ाई में टॉर्च बियरर की भूमिका निभाई और ये भी कहा कि औरतों को कानून की नज़र में भी बराबरी की नज़र से ही देखा जाना चाहिए। त्रावणकोर शासन में जघन्यतम अपराध करने पर महिलाओं को फांसी की सजा से छूट दिए जाने का प्रावधान था। अन्ना ने इस छूट का भी विरोध किया। उनके तर्क स्पष्ट थे। शुरू में हमने जिस सभा का जिक्र किया था उस किस्से से आप ये समझ सकते हैं। टी.के. वेलु पिल्लई अपने दलील में बोलते हैं, सरकारी नौकरी एक महिला के विवाहित जीवन की जिम्मेदारियों के लिए बाधा बनेगी। दौलत कुछ परिवारों में सिमट जाएगी और पुरुषों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। आज हमारे न्यूज़ रूम के साथी ये वाक्य सुनेंगे तो उनकी हंसी छूट सकती है। हमारे यहाँ कई सफल विवाहित महिला साथी हैं जिनके पार्टनर्स का उनकी नौकरी से ईगो हर्ट नहीं होता है, लेकिन उस दौर में सोचिए इस पर बहस बैठ गई थी। अन्ना तब वकालत पढ़ चुकी थी। वो इस सभा में हिस्सा लेने खास तौर पर कोट्टम से त्रिवेंद्रम पहुंची थी। अन्ना सभा के मंच पर चढ़ी और बोली, इस याचिका से साफ है, याचिकाकर्ता का मानना है कि औरतें सिर्फ पुरुषों के लिए घरेलू सुख का जरिया हैं और वो इस आधार पर महिलाओं की नौकरी तलाशने की कोशिशों पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक अगर वो रसोई से बाहर गईं तो इससे पारिवारिक सुख में उनके कमी आ जाएगी, जबकि असलियत ये है कि महिलाओं के कमाने से परिवार को संकट के वक्त सहारा मिलेगा। अगर सिर्फ गैर शादीशुदा महिलाओं को नौकरी मिलेगी तो कई महिलाएं शादी करना ही नहीं चाहेंगी। अन्ना के इस भाषण के बाद से त्रावणकोर में महिला आरक्षण की मांग मजबूत होती गई। अखबारों में इस बहस को जगह मिलने लगी। केरल उस वक्त भी प्रगतिशील राज्य माना जाता था और वहां मात्र सत्तात्मक प्रणाली चली आ रही थी। कुछ समाजों में महिलाओं की शिक्षा, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर राज्य सजग हुआ करता था, लेकिन फिर भी महिलाओं को गैर बराबरी झेलनी पड़ती थी। और अन्ना के सवाल, उनकी चिंताएं उनके समय के और भी आगे की बात थी। साल 1935 में अन्ना ने लिखित में एक सवाल पूछा जो आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। उन्होंने लिखा, मलयाली महिलाओं को प्रॉपर्टी का हक, वोटिंग, नौकरी, सम्मान और आर्थिक स्वतंत्रता है, लेकिन कितनी महिलाओं का उनके खुद के शरीर पर अधिकार है? औरत का शरीर सिर्फ पुरुषों के लिए सुख का साधन है और इस तरह के बेवकूफ़ी के विचारों के चलते कितनी महिलाएं हीनता की गर्त में गिरी हुई हैं। महिलाओं को उनके खुद के शरीर पर हक मिले, ये बात भी उन्होंने कई फोरम्स पर रखी। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रस्ताव दिया कि पूरे देश में महिलाओं को गर्भ निरोध वगैरह की जानकारी देने के लिए क्लिनिक्स होने चाहिए।
लेकिन उन्हें इस प्रस्ताव पर कई ईसाई महिलाओं का भी विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में फैमिली प्लानिंग और निरोध को लेकर के एक दूसरे तरह का मत है, वो चाहते नहीं इसे। एक महिला अपने पार्टनर के सकारात्मक साथ से सफलता के कितने ऊंचे आयाम पा सकती है, यह अन्ना चांडी की मिसाल से समझा जा सकता है। उनके पति एक पुलिस ऑफिसर थे, दोनों का एक बेटा था। 20 जुलाई 1996 यानी आज के दिन अन्ना की भी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने पति को खो देने के बाद करीब 30 साल अकेले गुजारे, लेकिन अन्ना के लिखे मुताबिक अन्ना के लिए मिस्टर चांडी उनके आत्मसखी यानी कि आत्मा के साथी थे। साल 1973 में छपी अन्ना की आत्मकथा के बारे में कहा जाता है कि ये किताब उनके लिए विछोह की पीड़ा से उबरने का जरिया थी, जिसे उन्होंने अपने पति के लिए एक श्रद्धांजलि की तरह लिखा। इतिहासकार जी अरुणिमा, अन्ना चांडी, बी कल्याणी अम्मा और रोज थॉमस जैसी मलयाली महिलाओं की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हुए कहती हैं कि ये उनके विवाह की जीवनियां हैं, लेकिन जिनमें इन लेखिकाओं ने लिखा है कि कैसे उनके जीवन को उनके साथी ने सजाया संवारा। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शिवेंद्र ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जेरी ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।